Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इस केमिकल कॉम्बिनेशन में के 2 लॉज हैं और इन दोनों ही लॉज को जो है इसे दिया था एंटोनी लैवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ठीक है, तो ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का ही ये दिया हुआ लॉ है और ये इनके 2 लॉज जो थे, एक फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और जो दूसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और इसको कांस्टेंट या डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये दोनों ही कहा जाता है, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। राइट, तो ये इनका जो है जो लैवोइजियर और जो प्राउस्ट थे ये एक बहुत ही मतलब कि इनका केमिस्ट्री में बहुत ही योगदान रहा है क्योंकि इन्होंने ही केमिकल कॉम्बिनेशन देके मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या जो भी एक कंपाउंड फॉर्म होता है उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त की थी। तो इसीलिए जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है उन्होंने दिया था और हम लोग जो है इसी को लेके बात करने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या स्टेट करता है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेट करता है कि कोई भी जो मतलब कि कोई भी रिएक्टेंट अगर मान लो कि कोई चीज़ का केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कभी भी इसको मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हम लोग इसके स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे कि इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। बात आई समझ में आपको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे सपोज करो कि जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12 ग्राम होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। तो यहाँ पे O2 है, दैट्स व्हाई हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो गया 32। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 32 प्लस 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे 44। ठीक है, तो ये 44 हो गया, ये 99 नहीं है, ये 44 है। ओके, तो ये 44 हो गया यहाँ पे। अब जब हम इसको CO2 को फॉर्म करते हैं, जब इसका केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसका मास क्या हो रहा है, कार्बन के 12 होते हैं प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 और इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों का प्लस भी क्या हो जाएगा 44। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, जो रिएक्शन के पहले जो भी कंपाउंड होते हैं या एलिमेंट होते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्शन के बाद जो फॉर्म करता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। राइट, तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ये इक्वल रहेगा। तो आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट का जो मास था वही क्या हुआ, प्रोडक्ट के बनने के बाद भी
जो यहाँ पे मास रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही बताया गया है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो उसके मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी तरह से हम अगर दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, जस्ट सपोज करो जैसे मान लो हम वाटर का ले रहे हैं, ठीक है, वाटर का ले रहे हैं तो हम क्या हो जाता है H2 प्लस O2 इक्वल्स टू क्या हो गया H2O, ठीक है, H2O हो गया यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम से ऑक्सीजन के 2 एटम है, बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है बट ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है बट यहाँ पे 1 है। यहाँ ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ना उसको हमको क्रिएट कर सकते ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, इसलिए हमें इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी अगर हम 2 लगा देते हैं, तो अब आप देखो कि दोनों में आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन कितने देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके मास को देखेंगे, देखो कि मास हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये 2H2 है, H2 का लेते हैं तो 1 × 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 2, और यहाँ पे ये 2 है तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है 16 × 2, यहाँ पे इसका हम क्या देख रहे हैं 4 प्लस 16 2 ज़ा 32, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं 36 आ गया, राइट। अब हम इस साइड में भी देखेंगे 2H2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ हम देख रहे हैं 2H2 है ना, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है 2O, मतलब 2 × 16, हम क्या देख रहे हैं 4 प्लस 32 इक्वल्स टू क्या हो गया 36। हमने इस वाले एग्जाम्पल में भी क्या देखा कि जो रिएक्टेंट का जो मास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों को मिला के, वहीं पे हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसमें भी मास जो है वो जस्ट लाइक रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इससे यही प्रूफ होता है ना कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट, इसी को ही लिख देते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में क्या दिया गया था, इसमें ये स्टेट किया गया था कि जैसे कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ होगा। तो दोनों के मास का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, कभी भी जो रेशियो होगा वो अलग नहीं होगा, ठीक है। क्या स्टेट करता है ये कि जो रेशियो होता है कि जो एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में जो उसका रेशियो होता है एलिमेंट के मास का, वो हमेशा क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, कभी भी वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लो अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर को अगर हम कहीं से भी हम ऑब्टेन करें, कहीं से भी आप मान लो अंडरग्राउंड वाटर लेके आओ या सी वाटर लेके आओ, या मान लो कि आप ट्यूबवेल का वाटर लेके आओ उठा निकाल के, या रेन वाटर लेके आओ, हमेशा आप क्या देखोगे कि उसमें H2O के फॉर्म में ही रहेगा। उसके एलिमेंट्स जो होते हैं, वो कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं वो हमेशा H2O के फॉर्म में ही होंगे। चाहे आप नाले का पानी उठा के लेके आओ, सीवर का पानी लेके आओ, कहीं से भी आप पानी लेके आओगे, वहाँ पे वाटर का केमिकल फॉर्मूला जो आप देखोगे हमेशा H2O ही रहेगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम अगर रेशियो निकालते हैं तो जैसे देखो कि हाइड्रोजन का क्या है 1 होता है इसका एटॉमिक मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है 16। तो जब हम इसको 2 इस तरह से लिखते तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1/8 आ गया। मतलब जो रेशियो होता है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो हमेशा क्या होता है 1:8 होता है, चाहे आप कहीं से भी वाटर निकाल के लेके आओ, ठीक है। तो H2O का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:8 होगा। इसी तरह से हम अगर मान लो कि अमोनिया ले लेते हैं, जो किससे बनेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के 3 एटम्स से। नाइट्रोजन के 1 एटम है और हाइड्रोजन के कितने हैं 3 एटम्स हैं, राइट। तो जब भी हम देखेंगे कि नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन से मिलके जब अमोनिया फॉर्म करता है तो हमेशा इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या रहेगा, NH3 ही रहेगा। इसका भी जो NH3 चाहे किसी भी तरीके से अमोनिया को बनाया गया हो, ये हमेशा इसी फॉर्म में होंगे, अमोनिया NH3 के फॉर्म में। और इसका जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन जो है इसका फॉर्मूला, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, और जो हाइड्रोजन है 1 होता है, और 3 हाइड्रोजन है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 3, तो 14:3। जो रेशियो होता है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो हमेशा 14:3 होता है, चाहे कहीं हम किसी भी तरीके से इसमें फॉर्म करें इस अमोनिया को, राइट। तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो इसको स्टेट कैसे किया गया है, in a chemical reaction या in a chemical substance, the elements are always present in definite or fixed proportion by mass। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो प्राउस्ट ने दिया था, और इसमें उन्होंने क्या स्टेट करा था कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट और फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जांपल के साथ समझाया जैसे, ठीक है। तो मैं और एक बार आपको रिवाइंड करा देती हूँ। जैसे कि मान लो कि वाटर है, उस वाटर को हम कहीं से भी लेके आए, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है H2O, और इसका रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा 1:8 ही होगा। ठीक है, 2 जैसे कैसे हुआ 2 16 है, 2 1 जा 2 8 जा, तो इससे ये फॉर्म करा है 1:8। इसी तरह से अमोनिया का जो मैंने बताया ये भी क्या है 14:3। ये रेशियो जो होता है हमेशा ये फिक्स्ड होता है, इसका रेशियो जो होगा वो कभी चेंज नहीं होता, इसका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड होगा, राइट। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये आपका हो गया, जिसमें आपको 2 लॉज दिए गए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को और एक बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। देखो वीडियो का मतलब ही यही है कि आप उस वीडियो को रिपीट करके देख सको ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो और एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।